तो बच्चों आज हम लोग रीड करेंगे कि लास्ट 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। और बच्चों ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है इसके लिए मैं इस चैप्टर की एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। तो कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, है ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों मान लीजिए कि आप लोग ना एक फल की दुकान पर गए। ठीक है, कहाँ गए बच्चों आप लोग? फल की दुकान पर। और वहां से बच्चों आप लोगों ने दुकानदार से कुछ सेब खरीदे। ठीक है, और जितने बच्चों आप लोगों ने सेब खरीदे उससे आधे बच्चों आप लोगों ने आम खरीदे। ठीक है, अब यदि बच्चों आप लोगों को एक सेब का 10 रुपए देना है और एक आम का बच्चों आप लोगों को 5 रुपए देना है। ठीक है, और इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने यदि दुकानदार को 200 रुपए दे दिए, कितने रुपए दे दिए बच्चों? 200 रुपए। ठीक है, तो अब फिर बच्चों आप लोग बताइए कि आपने कितने सेब और कितने आम खरीदे। ठीक है, तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग सवालों को बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में इसी प्रकार के और भी बहुत सारे बेहतरीन सवाल हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर यदि समझ गए हैं तो मुझे कमेंट में जरूर कीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है बच्चों 4 मेथड। कितनी मेथड बच्चों? 4 मेथड, है ना। तो पहली मेथड होती है बच्चों हमारी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि बच्चों? प्रतिस्थापन। दूसरी होती है विलोपन। तीसरी होती है हमारी बज्रगुणन। और चौथी होती है बच्चों हमारी ग्राफीय विधि। तो ये सारी की सारी विधियों का डिस्कशन बच्चों हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना कॉन्सेप्ट है बच्चों अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट 10th की मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो। तो यहाँ पर बच्चों आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में सबसे पहले समझेंगे बच्चों दो चर वाला रैखिक समीकरण। और बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने से पहले हम लोग समझेंगे रैखिक समीकरण को, है ना बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों रैखिक समीकरण सुनते ही बच्चों आप लोगों को क्लास 8 याद आती है ना? क्यों बच्चों आती है ना? क्योंकि बच्चों आप लोगों ने रैखिक समीकरण के सवालों को सबसे ज्यादा क्लास 8 में सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर रैखिक समीकरण का मैं फॉर्मेट लिखता हूं, तो आप लोग बच्चों याद करके बताना कि क्या ये फॉर्मेट वही है जो आपने रीड किया है। तो ये है बच्चों हमारा फॉर्मेट, मैंने लिखा जैसे ए एक्स प्लस के वी बराबर के 0। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा रैखिक समीकरण का एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो क्या बच्चों आप लोगों ने इस प्रकार के सवालों को सॉल्व किया है क्लास 8 में? किया है ना बच्चों? अरे हाँ किया है। देखिए अब मैं इसमें नंबर रख के बताता हूँ। तो यहाँ पर ए और बी की जगह पर कोई भी नंबर रख लीजिए, तो ये हमारा रैखिक समीकरण बन जाएगा। जैसे मैं कोई भी नंबर रख लूं, ए की जगह पर 2 और एक्स जगह कहते हैं, और बी की जगह पर मैंने रख लिया 3 और बराबर में 0। तो इस प्रकार के सवाल तो बच्चों आप लोगों ने क्लास 8 में बहुत सारे सोल्व किए हैं ना, है ना बच्चों, किए हैं ना। तो ये बच्चों हमारा रैखिक समीकरण कहलाता है, क्योंकि इसमें जो चर है, जो वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है और 1 पावर वाला हमारा रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण कहलाता है। और इसमें 2 पद हैं इसलिए समीकरण हो गया। इसलिए ये हमारा हो गया बच्चों रैखिक समीकरण। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा x माइनस के और मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 और बराबर के 0। तो ये हमारे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं रैखिक समीकरण के। और इस प्रकार के सवालों को बच्चों आप लोग तो सॉल्व कर ही चुके हैं ना क्लास 8 में, और आपने क्लास 9th में भी ऐसे किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में देखा था कि एक चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद या तीन चर वाला बहुपद कौन होता है। ठीक है, तो यदि बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो उसका लिंक बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो दो चर वाला ये आप लोगों को दो घात वाला सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को। तो अब हमें बच्चों दो चर चाहिए और रैखिक चाहिए, यानी कि हमें कोई भी पावर नहीं चाहिए। हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए? केवल 1 से ज्यादा कोई भी पावर नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों दो चर वाला हमारा रैखिक समीकरण का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ए एक्स प्लस के बी बाई प्लस के सी बराबर के 0। ये बच्चों हमारा रैखिक समीकरण का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो अब बच्चों जैसा कि आप लोगों ने अपने चैप्टर का नाम रीड किया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म,
तो यहाँ पर बच्चों हमें इनके योग में लेके चलना है, इनके पेयर लेके चलना है, यानी कि हमें दो समीकरण बनाने हैं। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है, इसमें देखो एक चर x है और एक चर y है, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये जो हमारा रूप है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब हमें इसमें युग्म को सॉल्व करना है, यानी कि पेयर को सॉल्व करना है, तो इसलिए बच्चों हम लोग इसके दो समीकरण लेके चलते हैं। तो पहला समीकरण बनता है हमारा, इसमें बनता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर के 0, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और इसी से यदि हम 1 की जगह आप 2 रख दें तो हमारा ये बन जाता है a2x प्लस b2y प्लस के c2 बराबर के 0। ये बच्चों हमारे दो इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। इन्हीं को बच्चों हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको हमें सोल्व करना है। तो इनको सोल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोग इनसे x और y के मान निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं बच्चों हम लोग? x और y के मान। जब हम लोग x और y के ये जो हम लोग इनसे बच्चों मान निकाल लेते हैं, और फिर जब हम लोग बच्चों इन समीकरणों को जब हम ग्राफ पर दर्शाते हैं, जब हम इन समीकरणों के मानों को ग्राफ पर दर्शाते हैं, तो हमें तीन प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। जैसा आप लोग बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाओ, जैसे आप लोग ये समझते हैं ना कि ये बच्चों हमारा ग्राफ होता है, और इस पर बच्चों जब हम लोग संख्या दर्शाते हैं, है ना, तो कोई संख्या यहाँ पर आती है, कोई यहाँ पर, फिर हम लोग उन पे ऐसे ये ऐसी लाइनें खींचते हैं ना, ऐसी लाइनें खींचते हैं, ऐसे अपन लोगों ने ग्राफ खींचे हैं ना क्लास 9th में, है ना बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों जब हम लोग इन समीकरणों से ग्राफ खींचते हैं, तो हमारे पास में तीन कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों कंडीशन नंबर फर्स्ट होती है, तो उसमें आती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो रेखाएं ऐसी होती हैं जो एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो पहली शर्त क्या आती है बच्चों हमारी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ध्यान से समझते जाइए, बिल्कुल मैं बच्चों बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जैसे कोई रेखा एक ये चली गई और कोई रेखा ये चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बिंदु पर रेखाएं L और ये रेखा M एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा। और दूसरी होती है कंडीशन हमारी बच्चों समांतर रेखाएं। कौन सी बच्चों? समांतर रेखाएं, ठीक है। तो समांतर रेखाएं जो होती हैं बच्चों कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी कि कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक रेखा बच्चों L होती है और एक रेखा कौन होती है बच्चों? हमारी M होती है, ठीक है। तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर होती है। तो ये कंडीशन ये हो सकती है कि ये रेखाएं ऐसी दोनों की दोनों समांतर हों। और तीसरी कंडीशन होती है बच्चों हमारी ये संपाती रेखाएं। कौन सी बच्चों? संपाती, संपाती रेखा, ठीक है। तो संपाती रेखाएं जो होती हैं बच्चों, जैसे आप लोगों ने बच्चों वो देखी हैं, अरे ये क्या हो रहा है, बिल्कुल इसको लिखने में बड़ी शर्म आ रही है ना, संपाती। चलो मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ इसको अच्छे से, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो संपाती रेखाएं, ठीक है बच्चों। कौन सी रेखाएं? संपाती रेखाएं। तो यहाँ पर बच्चों जो संपाती रेखाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं, जैसे एक रेखा ये निकल गई और उसी पे से कोई दूसरी रेखा निकल जाए यूं, तो वो दिखती नहीं है लेकिन उसी पे से होती है, तो इस प्रकार की रेखाओं को बोलते हैं संपाती रेखाएं। इसी में L होती है, उसी में M होती है, दोनों रेखाएं इसी में होती है, ठीक है। तो ये हमारी संपाती रेखाएं हैं। तो जब हम इन दो चर वाले समीकरणों को किसी ग्राफ पर दर्शाते हैं, तो हमें तीन प्रकार की रेखाएं देखने को मिलती हैं। तो ये तीनों प्रकार की रेखाएं और इनसे रिलेटेड जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो आइए हम हर रेखाओं के इंपोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहली है हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इनमें कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट है? तो सबसे पहले बच्चों इनका है बच्चों डायग्राम। क्या है बच्चों? डायग्राम। तो डायग्राम तो बच्चों आप लोगों को बता ही दिया मैंने बना करके, जैसे कि कोई रेखा ये हो गई और कोई रेखा ये हो गई, ठीक है। तो ये दो रेखाएं हैं, तो एक L और एक M, तो ये किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और दूसरा है बच्चों हमारी इनकी शर्त। क्या है? शर्त। तो इनकी शर्त बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये शर्त भी ना सर के जैसा लिख रहा है ना, थोड़ा अच्छा नहीं लिख रहा है, इसको मैं ना बढ़िया से प्यारा सा लिखता हूँ आपके लिए। तो पहली कंडीशन तो आप लोगों को ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का चित्र ध्यान रखना है कि प्रतिच्छेदी करती हैं। और बच्चों ये गुणा के चिन्ह जैसा ही नहीं होता है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बच्चों कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है, जैसे मैं या करके लिख दूं,
ये ऐसी प्लस वाली भी हो सकती है ना, एक रेखा यहाँ पर, एक रेखा यहाँ पर, ये यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखाएं कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। यहाँ पर है बच्चों, अब दूसरी हमारी क्या है बच्चों, शर्त। क्या है? शर्त। तो इनकी शर्त क्या होती है? इनकी शर्त होती है बच्चों कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है बच्चों b1 बटे b2। ये इनकी शर्त है। प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त ये होती है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो यहाँ पर देखिए कैसे आया। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारे ये जो समीकरण दिए गए, ये 1 और a2, इनमें से a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती है हमारे प्रतिच्छेदी रेखाओं में, ठीक है बच्चों। तो ये इनकी शर्त है। और दूसरे होते हैं बच्चों, तीसरा होता है बच्चों इनके हल, ठीक है। क्या होते हैं बच्चों? इनके हल। तो यहाँ पर देखिए ये रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर टच करती हैं, इसलिए जो इनका हल होता है बच्चों, केवल एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है बच्चों? केवल एक हल होता है। क्या होता है बच्चों? केवल एक हल, या इसी को बोल देते हैं बच्चों क्या? अद्वितीय हल। क्या बोल देते हैं? अद्वितीय हल, यानी कि इसके सिवा कोई भी दूसरा हल नहीं है। तो केवल एक हल होता है क्या? अद्वितीय हल, ठीक है। क्योंकि बच्चों एक हल इसलिए होता है क्योंकि ये एक ही बिंदु पर एक दूसरे को टच करते हैं। और लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा इसका समीकरण युग्म। क्या है बच्चों? समीकरण युग्म। तो इसका जो समीकरण युग्म है वो होता है बच्चों संगत। कैसा होता है? संगत। और एक होता है असंगत। तो इसको जब बच्चों हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग फिर ये कोई हमें इक्वेशन दिए गए होंगे, जैसे दो समीकरण दिए गए होंगे, अब वो कहेंगे कि इनमें से बताइए कि किसके जो समीकरण युग्म है वो संगत हैं कि असंगत हैं। तो हम इन लाइनों को चेक करेंगे। यदि बच्चों वो क्या होंगे, यदि क्या होंगे, यदि वो एक शर्त को पूरा करेंगे, यानी कि a1 बटे a2 और बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, तो हम कह देंगे कि इस समीकरण निकाय के जो हल हैं वो संगत हैं, यानी कि समीकरण युग्म कैसा है? संगत है, ठीक है। तो जब रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर टच करती हैं, एक भी बिंदु पर या बहुत सारे बिंदुओं पर, तो उस स्थिति में समीकरण युग्म हमेशा संगत ही होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सवालों में सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर समझते जाएंगे। अभी फिलहाल आप लोग बच्चों इतना ही समझोगे कि यहाँ पर इस प्रतिच्छेदी रेखाओं के जो समीकरण युग्म होते हैं वो संगत होते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग समांतर रेखाओं में। तो समांतर रेखाओं का बच्चों मैं डायग्राम बना चुका हूँ, तो आप लोग जल्दी से बना लीजिए। ये हमारी समांतर रेखा है, ठीक है। ये हमारी एल है और ये हमारी एम है, ठीक है। इनकी भी बच्चों आप लोग शर्त समझते हैं, तो इनकी भी बच्चों क्या होती है? शर्त। तो इनकी शर्त होती है बच्चों a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बच्चों इसमें बराबर नहीं होता है c1 बटे c2, यानी कि ये दोनों तो बराबर होते हैं लेकिन इसका c का मान बराबर नहीं होता है। अब बच्चों इसके हल देख लेते हैं, इसके क्या देख लेते हैं? हल। तो यहाँ पर बच्चों इसका हल होता है कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं। अब बच्चों आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका कोई भी हल क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, इसलिए इनका कोई भी हल नहीं। और इसके बाद में बच्चों हमारा लास्ट पॉइंट है समीकरण युग्म। क्या है बच्चों? समीकरण युग्म। तो समीकरण युग्म बच्चों इसका होता है असंगत। क्या होता है? असंगत। क्योंकि बच्चों ये एक दूसरे को कभी टच ही नहीं करती हैं, तो समीकरण युग्म असंगत होगा। जब ये एक दूसरे के साथ में ही नहीं है, एक दूसरे को टच ही नहीं करती हैं, तो ये असंगत तो होगा ही, संगत कहाँ से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये हर समांतर रेखाओं, प्रतिच्छेदी रेखाओं, हर रेखाओं की आप लोगों को ये चार इंपोर्टेंट पॉइंट है वो बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों हम लोग क्या संपाती रेखाओं के। तो संपाती रेखाओं का बच्चों जो सबसे पहली तो इनका क्या है बच्चों? डायग्राम। तो इनका डायग्राम है, एक रेखा ये चली गई और दूसरी भी उसी के ऊपर से चली गई, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने गदैयां देखी होंगी, अभी मौसम है तो जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, है ना, वो ऐसे ऐसे गुड़े आके चलते हैं, ऐसा 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 ऐसा, और इसी के ऊपर भी एक प्रकार का बैठा रहता है। जब हम लोग इनको गदैयां बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गदरियां, है ना। तो जब ये इसको ऊपर से देखते हैं तो एक ही दिखती है, लेकिन बगल से देखते हैं तो दो दो दिखती हैं, ठीक है। तो ये हमारी संपाती रेखाएं का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर ये संपाती रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। अब इनकी भी बच्चों शर्त होती है, इनकी भी क्या होती है बच्चों? शर्त। तो इनकी शर्त होती है ये सब बराबर होते हैं, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है बच्चों c1 बटे c2, सब बराबर होते हैं। तीसरा है बच्चों हल। क्या है बच्चों? हल। तो इसके होते हैं बच्चों अनंतः अनेक हल। कैसे होते हैं बच्चों? अनेक हल। अब काहे?
काहे कि ये एक रेखा यूं गई और दूसरी रेखा इसी के ऊपर से गई, तो ये हर पॉइंट पर हर जगह है एक रेखा दूसरी रेखा से मिल रही है, इसलिए इसके अनंतः अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों समीकरण युग्म कैसा होगा, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। समीकरण युग्म होगा बच्चों कैसा, संगत। कैसा होगा बच्चों, संगत, क्योंकि ये तो हर जगह मिल रहे हैं, इसलिए ये समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत। तो ये 4 पॉइंट बच्चों आप लोगों को प्रतिच्छेदी रेखाओं और ये हमारी समांतर रेखाओं और ये संपाती रेखाओं के 4 पॉइंट याद रखना है। इससे बच्चों बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। हर एग्जाम में बच्चों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने ये कर लिया तो बच्चों आप लोगों का 1 या 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों ने को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों हम लोगों को समझना है कि इन समीकरणों को अब हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहली जो मेथड है बच्चों वो है हमारी क्या, प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारे दो इक्वेशन थे, कौन से थे बच्चों, हमारे जो हमारे दो चर वाले जो समीकरण थे उनको सॉल्व करने का बच्चों जो सबसे एक मेथड है बच्चों, सबसे प्यारी मेथड जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो ये मान के चलिए बच्चों के ये अब जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये 100% वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों हर एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरी हमारी बच्चों विलोपन विधि वो आती है हर एक एग्जाम में। ठीक है, और हमारा 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों जैसे ये हमारे इक्वेशन थे, कैसे थे बच्चों, a1 ये वन एक्स प्लस के b1 बाई प्लस के c1 बराबर 0, और एक था हमारा क्या बच्चों, a2x प्लस के b2 बाई प्लस के c2 बराबर के 0। तो इस रूप में बच्चों यदि हम लोग एक समीकरणों को ले लें और फिर यदि हम देखें कि बच्चों इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए मैं आप लोगों के लिए इस समीकरण इससे रिलेटेड और इसी से संबंधित मैं आप लोगों को एक सवाल सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो हम लेते हैं एक सवाल। ठीक है, तो हम लेते हैं एक क्वेश्चन और उसको मैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके बताऊंगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। ठीक है, तो मैंने लिया बच्चों कोई इक्वेशन है, जैसे मैंने लिया इक्वेशन मैंने लिया बच्चों यहाँ पर x प्लस के 2y बराबर के 3, ये मैंने इक्वेशन ले लिया, और दूसरा ले लिया मैंने बच्चों 2x प्लस के 3y बराबर के 5, ये मैंने बच्चों दो इक्वेशन ले लिए। ठीक है, अब प्रश्न ऐसा आता है कि दिए गए समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। तो अब हमें बच्चों सबसे पहला स्टेप है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बच्चों सॉल्व। क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्व। अब यहाँ पर ये हमारे दो समीकरण है, तो पहला काम तो है बच्चों हमारा यहाँ पर कि इनको समीकरण दे देना। तो x प्लस के 2y बराबर के 3 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर है 2x प्लस के 3y बराबर के 5 इक्वेशन नंबर सेकंड। पहला काम यही है कि पहले वाले को समीकरण फर्स्ट दे देना, दूसरे वाले को समीकरण सेकंड। ऐसा कोई नहीं है पहले को भी दूसरा दे सकते हैं, दूसरे को भी पहला, यानी कि ये कोई नियम नहीं है कि पहले को ही समीकरण पहला मानो, दूसरे को भी पहला मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों फर्स्ट स्टेप ये है बच्चों हमारा कि हमें उस समीकरण को चुनना है जो सबसे सरल हो। किसको चुनना है बच्चों, जो सबसे सरल हो। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, इसमें बड़ी सी संख्या है, लेकिन ये वाला हमारा सरल लग रहा है, इसमें तो कोई संख्या नहीं है तो और सरल हो गया, इसमें 2 है, 3 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो दोनों समीकरणों में से बच्चों आप लोगों को वह समीकरण चुनना है जो सबसे सिंपल सा हो। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बच्चों समीकरण 1 से। तो अब हम लोग समीकरण 1 को लिख लेंगे, तो समीकरण 1 है बच्चों हमारा क्या, ये है बच्चों हमारा x प्लस के 2y बराबर के 3। अब इससे बच्चों हम लोग समीकरण 3 बनाएंगे, तो 3 बनाने के लिए हम इसका पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा x और 3 माइनस के हो जाएंगे 2y। ठीक है, ये प्लस का है, बराबर के इस साइड आया तो माइनस का, और ये बन गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण 1 से जो सबसे सरल है उसको चुनेंगे, फिर समीकरण उसी से 3 बनाएंगे। ठीक है, हम लोग y का मान भी बना सकते हैं, y का मान भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें ये देखना है कि सबसे सरल फॉर्मेट क्या है, क्योंकि यदि बच्चों आप लोग y बराबर बनाओगे तो ये संख्या बटे में आ जाएगी, तो थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन आ तो जाएगा ही। ठीक है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हम करेंगे वही जो सबसे सिंपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर ये हो जाएगा 3 माइनस के 2y। ठीक है, ये सिंपल हो जाएगा। अब बच्चों
इस समीकरण 3 का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 1 में नहीं रख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट से ही इसको बनाया है। तो जिससे हम लोग समीकरण 3 बनाएंगे उसमें इसका मान नहीं रखेंगे, उसके दूसरे वाले में रखेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट में बनाया तो हम लोग इसका मान फर्स्ट में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे? दूसरे में। तो हमारा अगला स्टेप है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो ये भाषा भी लिखते जाएंगे, समीकरण 3 का मान किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। तो अब हम लोग समीकरण किसको लिख लेंगे? 2 को लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 समीकरण है हमारा क्या बच्चों? 2x प्लस के 3y बराबर के कितना बच्चों? 5। अब जहां पर x है, यहाँ पर x है तो x का मान यहाँ पर इतना रख देना है। x बराबर है 3 माइनस के 2y। तो इस x की जगह पर के 3 माइनस के 2y रख देना है। तो ये हमारे 2 अंकित हो और x की जगह पर इतना मान रख दो। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या? 3 माइनस के 2y और ये प्लस का लिखा ही है हमारा यहाँ पर 3y और बराबर के कितने हैं? 5। तो इस प्रकार का बच्चों हम लोग यहाँ पर मान रख देंगे। अब इसके आगे बच्चों हम लोग सोल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर ये 2 का अंदर गुणा हो रहा है ना, 2 का कहाँ हो रहा है बच्चों? अंदर गुणा। सो 2 का बच्चों यहाँ पर 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 6। ठीक है, और 2 का बच्चों हम इस 2 में कर देंगे तो माइनस के आ जाएंगे बच्चों, 2 2 जा 4y और यहाँ पर लिखे हैं प्लस के ये कितने बच्चों? 3y। ठीक है, और आगे लिखे हैं हमारे यहाँ पर 5। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि ये और ये एक से हैं तो बाई बाई में से घट जाएंगे। तो 4 बाई में से 1 बाई चला जाएगा तो माइनस के बाई बचेंगे क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है। 4 में से 3 चले जाएंगे तो 1 बचेगा और बाई है तो बाई ही आएगा। और ये हो जाएगा हमारा प्लस के 6 हैं और ये 6 हैं बराबर के इस साइड आएंगे। ये प्लस के 6 हैं और बराबर के इस साइड आएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के y बराबर के, अब ये 5 में से ये 6 चले जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 1। अरे अरे ये क्या हो गया? ये हमारा क्या बचेगा? माइनस का 1। अरे ये भाग गया। यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा बच्चों? हमारा 1। ठीक है, तो अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये y बराबर की क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ये हमारा ये y का मान आ गया। अब हमारा काम है बच्चों x का मान निकालना। तो अब जो हमारा y का मान आ गया है इसको रखेंगे बच्चों हम समीकरण 3 में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर हम लोग इसमें भी रख सकते हैं तो भी आ जाएगा, लेकिन समीकरण 3 सरल सा बना हुआ होता है इसलिए हम उसी में रख देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर के, पहले लिख लेंगे 3 माइनस के 2y। अब y की जगह पर 1 रख देना है तो x बराबर के हो जाएगा 3 माइनस के क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू और ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो x बराबर के हो जाएगा 3 माइनस के 2 और x बराबर हो जाएगा क्या हमारा बच्चों? 1। तो x का मान भी बना गया और y का मान भी बना गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे बच्चों हम लोग अतः, क्या लिख देंगे बच्चों? अतः x बराबर 1 और y बराबर भी कितना है? 1। ये बच्चों हमारा इस समीकरण का क्या हो जाएगा? हल। तो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से बच्चों इन दो समीकरणों को हल कर लिया है। ठीक है, तो अब बच्चों में एक बार फिर से इसको समरी करके आप लोगों को इसकी मेथड बताता हूँ कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। और यदि बच्चों आप लोग समझ ही गए हैं, ठीक है, इस मेथड को, तो आप लोग बच्चों एक मैं सवाल देता हूँ, इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइए। तो मैंने बच्चों आप लोगों के लिए लिखा x माइनस के 3y बराबर के 2, ये समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पर लिखा मैंने बच्चों 3x और मैंने लिख दिया प्लस के 5y बराबर के 3। तो ये बच्चों मैंने आप लोगों के लिए ये दो समीकरण हैं वो अभी के अभी यहाँ पर दिए हैं बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए CW में अभी के अभी मैंने क्लास वर्क में दिए, अभी के अभी सोल्व करना है ना बच्चों। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी विधि को थोड़ा सा एक बार फिर से बताता हूँ। तो हमारे दो समीकरण दिए होंगे, उन दो समीकरणों को सबसे पहले समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मान लेंगे। फिर बच्चों जो सबसे सरल होगा उससे हम लोग समीकरण 3 बनाएंगे। फिर समीकरण 3 का मान बच्चों हम लोग दूसरे समीकरण में रखेंगे जिससे हमने समीकरण 3 नहीं बनाया है। फिर हम लोग y का मान या x का मान प्राप्त करेंगे। फिर हम लोग y का मान या x का मान को समीकरण 3 में रख देंगे और फिर इस प्रकार हमें दोनों मान प्राप्त हो जाएंगे और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आप लोग बच्चों इसकी जांच भी कर सकते हो कि हमने ये मान निकाले वो सही है कि नहीं है। तो इनकी जांच बच्चों हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे ये हमारा समीकरण फर्स्ट है तो इसको लिख लें
ये हमारा x प्लस के 2y बराबर के कितना है 3। अब यदि बच्चों ये हमारे जो मान होंगे यदि हमारे ये करेक्ट होंगे तो बच्चों हम क्या करेंगे कि इन मानों को x और y की जगह पर रख देंगे तो बराबर में हमें 3 मिलेंगे। तो x की जगह पर 1 रख दिया और 2 इंटू y की जगह पर कितना रख दिया 1 और बराबर में है 3। तो 1 प्लस के 2 बराबर के हो जाएगा 3 और 3 बराबर के हो जाएगा 3, यानी कि हमारे द्वारा ये निकाले गए मान बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऐसे आप लोग चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, तो बच्चों आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। तो यहाँ पर बच्चों हमारी नेक्स्ट मेथड है विलोपन विधि। कौन सी विधि बच्चों? विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। तो ये बच्चों बड़ी ही सिंपल मेथड है, ये दोनों मेथड बड़ी ही कमाल की मेथड है। ये उससे थोड़ी छोटी है, जो हमने प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी है ना अभी, ये उससे थोड़ी छोटी है, लेकिन इम्पोर्टेंट दोनों है, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले इसका नाम है जैसे कि एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों इस विधि में हम लोग ना इच्छाधारी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों हम लोग इस विधि में? इच्छाधारी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारी है बच्चों इच्छाधारी विधि। कौन सी है बच्चों विधि? इच्छाधारी विधि। जो आपकी इच्छा में हो उसी को आप लोग इलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, उसी को आप लोग इलिमिनेट कर सकते हो। चाहे आप लोग एक्स को इलिमिनेट कर दो, चाहे आप लोग वाई को इलिमिनेट कर दो। इसलिए बच्चों आप लोग अपनी इच्छा से किसी को भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इस मेथड को बोलते हूँ इच्छाधारी मेथड, है ना। मैंने अपने आप से इसको नाम दिया है इच्छाधारी मेथड, क्योंकि इसमें हमारी इच्छा होती है कि हम एक्स को एलिमिनेट करें या वाई को, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें हम किस प्रकार से एलिमिनेट करते हैं। तो मैं वही क्वेश्चन लेता हूं बच्चों जो मैंने प्रतिस्थापन विधि में लिए थे। तो आपको याद है बच्चों, जरा मैं इसको एक बार देख लेता हूँ कि कौन से समीकरण थे। x प्लस के 2y बराबर 3 और 2x प्लस के 3y बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये समीकरण लिए थे, तो हम क्वेश्चन में वही समीकरण लेते हैं। तो हमारा पहला समीकरण था x प्लस के 2y बराबर के 3 और दूसरा था हमारा बच्चों 2x प्लस के 3y बराबर के 5। अब बच्चों सवाल ऐसा आएगा कि इस सवाल को या इन समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, है ना। तो इनको विलोपन विधि से बच्चों सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो वही काम है कि इनको बच्चों हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैंने इनको मान लिया बच्चों, क्या इनको मान लिया समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, ठीक है। तो ये दो क्यों लिख रहा है? अरे भाई दो नहीं लिखना है, अच्छे से करते जाओ, प्यार से करो, प्यार से। तो ये हो जाएगा x प्लस के 2y बराबर के 3, इसको मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट, और 2x प्लस के 3y बराबर के 5, इसको मान लिया समीकरण नंबर सेकंड। अब बच्चों इसमें आप लोग ये इच्छाधारी हो कि आप लोग y को एलिमिनेट करोगे कि x को एलिमिनेट करोगे, यानी कि y को काटोगे कि x को काटोगे, ये आप लोग अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बच्चों x को काट के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बच्चों x को एलिमिनेट करने पर या x का विलोप करने पर, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? विलोप करने पर या x को हटाने पर, ठीक है। x को हटाने पर भी आप लोग लिख सकते हैं, x को हटाने पर, x का विलोप करने पर, ठीक है। तो जब हम लोग बच्चों x का विलोप करेंगे तो समीकरण फर्स्ट के गुणांक का समीकरण सेकंड में गुणा करेंगे और समीकरण सेकंड के x के गुणांक का समीकरण फर्स्ट में गुणा करेंगे। जो भी x के आगे गुणांक में संख्या लिखी होगी उसके गुणांक का अपन लोग अपोजिट डायरेक्शन में गुणा करेंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन के x के आगे जो भी संख्या लिखी होगा उसका गुणा करेंगे समीकरण नंबर 2 में, और जो समीकरण 2 के x के आगे जो संख्या लिखी होगी उसका गुणा करेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग जैसे कि देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है इसमें x के आगे कुछ नहीं है। तो जब x के आगे कुछ नहीं होता है तो x के आगे 1 होता है। तो 1 का गुणा करेंगे बच्चों हम समीकरण नंबर 2 में, और 2 का गुणा करेंगे बच्चों हम समीकरण नंबर फर्स्ट में, क्योंकि समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। तो आइए इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस के 2y बराबर के 3, और ये हमारा समीकरण नंबर कौन हो जाएगा बच्चों? क्या? फर्स्ट। इसमें गुणा करेंगे बच्चों हम लोग 2 से, ठीक है, और फर्स्ट ही होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 2x प्लस के 3y बराबर और यहाँ पर 5, इसमें समीकरण नंबर सेकंड है, इसमें गुणा करेंगे बच्चों हम लोग फर्स्ट से, ठीक है। अरे फर्स्ट से नहीं, ये फर्स्ट बन रहा है, आए हाय, ये 1 लिखना है, ठीक है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर
ये गुणांक का पहले समीकरण के गुणांक में x के गुणांक का दूसरे में गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण के x के गुणांक का पहले में गुणा करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसको गुणा करके लिख लेते हैं। तो 2 का गुणा बच्चों x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 2 का 2 में करेंगे तो प्लस के हो जाएगा 2 दूनी 4y, और 2 का बच्चों 6 में करेंगे तो बराबर के हो जाएगा 6। अब इसका 1 में करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2x, और यहाँ पर हो जाएगा क्या बच्चों हमारा प्लस के 3y बराबर के 5। अब बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, इनको ऊपर नीचे लिख करके इनको घटा देना है। तो इनके चिन्ह कैसे बदलते हैं, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। जो प्लस के होंगे उनको माइनस कर देंगे और जो माइनस के होंगे उनको प्लस कर देंगे। तो ये हमारा माइनस का 2 हो गया, प्लस का 2, तो ये कट गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोगों ने किसको बिलोप किया था, x को। तो यहाँ पर x की वैल्यू कट गई। अब यदि y को आप लोग बिलोप करेंगे या y को एलिमिनेट करेंगे तो y की वैल्यू हट जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 4 में से ये 3 चले जाएंगे तो y बचेगा, y मतलब के 1 बचेगा। और यहाँ पर के 6 में से यहाँ पर क्या चला जाएगा बच्चों 5, तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों, अपन लोगों को कितना मिल गया 1। कितना मिल गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग y की वैल्यू है समीकरण नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख देंगे y का मान फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को लिख लेंगे x प्लस के 2y बराबर के 3। अब बच्चों y की जगह पर कितना रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा x प्लस के 2 इंटू 1 बराबर के 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 3। अब ये x यहीं पर रहेगा और ये 2 बराबर के उस साइड चला जाएगा, तो 3 और प्लस का है तो माइनस के हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अब अपन लोगों को x बराबर के 3 माइनस के 2 यानी कि 1। तो अब आप लोग देखेंगे बच्चों कि हमारे पास में x का मान 1 आ गया और y का मान भी 1, यानी कि बच्चों ये हमारे आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने बच्चों यहाँ पर इस प्रतिस्थापन विधि में सब्स्टिट्यूशन मेथड में समीकरण को सॉल्व किए थे बच्चों, तो यहाँ पर भी x का मान 1 और y का मान 1 आया था। और यहाँ पर बच्चों इलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि में भी हमने सवालों को सॉल्व किया है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा x का मान 1 और y का मान 1 आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों बच्चों इम्पोर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, क्योंकि इससे बच्चों 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में हर ईयर पूछा जाता है। तो बच्चों आप लोगों को ये दो मेथड बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग ना दोनों मेथड को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं, है ना बच्चों। यदि बच्चों फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है इन मेथड में, तो एक बार बच्चों फिर से देख लीजिए। और बच्चों यदि फिर भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं बच्चों आप लोगों को फिर से उसको दोबारा बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। और इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो बच्चों मुझे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि अभी अभी जो हमारा 2024 के लिए जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से चेंज हुआ है कि बच्चों कुछ बुक्स के उन्होंने कुछ चैप्टर्स हैं वो डिलीट ही कर दिए हैं, ठीक है। जैसे हमारी मैथ्स में भी कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं, ठीक है। तो मैं उनका सेपरेट वीडियो बना कर दिखाऊंगा बच्चों कि आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। और वैसे भी बच्चों आप लोगों को अपनी नई नई बुक्स मिल गई हैं 2023 और 24 की, तो आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे कि कौन कौन से चैप्टर के हमारे डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि वो चैप्टर उसमें दिए ही नहीं गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों इस हमारे चैप्टर नंबर 3 में हमारे जो इस प्रकार के जो हमारे दो चर वाले जो रैखिक समीकरण थे, इनको बच्चों हल करने की बच्चों 4 विधि थी। कितनी विधि थी बच्चों, 4, 4 मेथड थी बच्चों इनको सॉल्व करने की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों केवल उसमें से आप लोगों के साथ में 2 मेथड को ही डिस्कस किया है। एक हमारी बच्चों प्रतिस्थापन विधि और दूसरी हमारी विलोपन यानी कि इच्छाधारी विधि। तो मैंने 2 मेथड ही बताई हैं। इसके बाद में बच्चों 2 विधि और होती थी, जैसे कि बज्रगुणन विधि और ग्राफीय विधि। तो उन्होंने बच्चों इन दोनों मेथड को बहुत ही अच्छे तरीके से उनको डिलीट कर दिया है, ठीक है। और कुछ प्रश्नावलियों को भी हटा दिया है। तो हमें बच्चों उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यदि बच्चों आप लोग फिर भी उनको देखना चाहते हैं कि नहीं मुझे तो देखना है, मुझे समझना है कि कैसी वो बज्रगुणन विधि थी, कैसी ग्राफीय विधि थी, तो मैं फटाक से बच्चों उनको आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर है बच्चों हमारी बज्र गुणन विधि, ठीक है। तो बज्र गुणन विधि नाम सुनते ही बच्चों ऐसा इंद्र का वज्र याद आता है ना। 1 2 3। तो यहाँ पर बच्चों हमारी जो तीसरी मेथड है जो कि डिलीट कर दी गई है, वो है बच्चों हमारी बज्र गुणन विधि, है ना। तो यहाँ पर बच्चों वज्र गुणन सुन के ना आप लोगों को इंद्र का वज्र याद आता है ना। वो है ना इंद्रदेव जो वज्र चलाते हैं, उनका वज्र बहुत ही दमदार होता है। तो उसी प्रकार की ये हमारी मेथड है ना, वज्र गुणन विधि। कौन सी बच्चों? वज्र गुणन विधि। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बच्चों हमारे दो फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? दो सूत्र होते हैं। उन दो सूत्रों से ही बच्चों हमारे एक्स और वाई के मान आ जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं उन दो सूत्रों को लिख रहा हूं। तो हमारा एक्स के लिए सूत्र होता है बच्चों क्या? हमारा वी सी माइनस के वी सी, और बटे में होता है हमारा बच्चों क्या? ए वी माइनस के क्या होता है? ए वी, ठीक है। अब इसमें बच्चों हम लोग 1 2 और 2 1 1 2 और 2 1 ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारा y का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा क्या बच्चों? सी ए माइनस के सी ए, और बटे में होता है हमारा क्या बच्चों? ए वी माइनस के ए वी, ठीक है। और यहाँ पर होता है 1 2 2 1 1 2 2 1। तो ये 2 1 1 2 ये दोनों सेम है। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि BC माइनस के BC बटे AB माइनस के AB। तो AB नीचे दोनों में सेम है, और BC माइनस के BC और CA माइनस के CB। तो CA, और यहाँ पर बच्चों हम लोग डायरेक्ट x और y के मान निकाल ले, x और y के मान हम डायरेक्ट इन फॉर्मूले में रख करके इनके मान हम तुरंत निकाल लेते हैं। जैसा कि बच्चों मैं आप लोगों को तुरंत एक सवाल करके बताऊं, जैसा कि हमारा पहला ही सवाल था, वो क्या था बच्चों? वो हमारा जो हमने सॉल्व किया था, ये था हमारा बच्चों क्या? x प्लस के क्या था बच्चों? 2y बराबर की क्या था? 3, ठीक है। और दूसरा समीकरण था हमारा बच्चों 2x प्लस के क्या था बच्चों? 3y बराबर के 5। तो इनको सबसे पहले बच्चों हम लोग ऐसा आगे लिख लेते हैं, इनको ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस के 2y, और इसको आगे ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3 बराबर के 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसको लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 2x प्लस के 3y माइनस के 5 बराबर के 0। ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड। अब इनकी तुलना बच्चों यदि हम लोग किससे कर लें? a1x प्लस के v1y प्लस के c1 बराबर के 0, तथा दूसरा कौन सा बच्चों? a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर के 0। यदि हम लोग इनसे इनकी तुलना कर लें, समीकरण फर्स्ट की हम लोग इससे तुलना कर लें और समीकरण सेकंड की हम लोग इससे तुलना कर लें, तो हमें a1 b1 के मान मिल जाएंगे। और फिर हम वो a1 b1 के मान है बच्चों उठा करके इनमें रख देंगे, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा और हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये कुछ इस प्रकार से हमारी बज्र गुणन विधि होती थी, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया, आप लोग इनके सवालों को सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर x का मान भी बच्चों 1 आएगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी दोनों विधियों से x का मान 1 निकाला था। तो यहाँ पर भी बच्चों हमारा x का मान कितना आएगा बच्चों? 1 ही आएगा, ठीक है। x का मान भी कितना आएगा? 1, और y का मान भी कितना आएगा बच्चों हमारे पास में? 1, ठीक है। तो ये दोनों मान हमारे बच्चों सेम टू सेम आएंगे, तो आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कौन सी विधि बच्चों? वज्र गुणन विधि, ठीक है। और इसी प्रकार से बच्चों हमारी एक और मेथड होती है ग्राफीय विधि, ठीक है। तो उसमें भी यदि बच्चों आप लोग थोड़ा सा समझना चाहें तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ग्राफीय विधि किस प्रकार की होती है। तो ग्राफीय विधि में बच्चों हम लोग, जैसा कि हमारे जो समीकरण थे, ग्राफीय विधि में बच्चों हम लोग कुछ नहीं करते हैं। जो हमारी ग्राफिकल मेथड है उसमें बच्चों हम लोग केवल ग्राफ से मान निकालते हैं। किससे मान निकालते हैं? ग्राफ से मान। जैसे कि हमारे समीकरण थे बच्चों, हमारे दो समीकरण थे। क्या समीकरण थे बच्चों हमारे? दो। पहला समीकरण था बच्चों हमारा क्या? एक्स प्लस के क्या था बच्चों? 2y बराबर के 3, ठीक है। और दूसरा समीकरण था बच्चों हमारा क्या? 2x प्लस के 3y बराबर के कितना था बच्चों? 5। अब यदि बच्चों हम लोग ग्राफीय विधि से हल करना है तो सबसे पहले यदि बच्चों मैं लिख लूं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। तो यदि मैं कहूं बच्चों समीकरण नंबर इस समीकरण को देखिए जरा किस प्रकार से लिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कितनी मात्राएं चढ़ रही हैं। तो यदि मैं लिखूं बच्चों समीकरण नंबर फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट है बच्चों हमारा क्या? x प्लस के 2y बराबर के 3। अब यदि बच्चों मैं इससे x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी बच्चों? हमें मिल जाएगी बच्चों x की वैल्यू
x बराबर के 3 माइनस के 2y। अब यदि बच्चों मैं यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स बना लूँ और बच्चों बॉक्स में जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत सारे सवालों को सॉल्व किया है, यदि बच्चों मैं यहाँ पर x लिख लूँ और y लिख लूँ, ठीक है, x लिख लूँ और क्या लिख लूँ मैं यहाँ पर y, और यहाँ पर बच्चों यदि मैं y की वैल्यू कुछ रखते जाऊँ तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। तो यदि बच्चों मैंने y की वैल्यू 0 रख दी तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और x का वैल्यू हमें मिलेगा 3। और यदि बच्चों यहाँ पर मैंने x की y की जगह पर यदि 1 रख दिया, क्या रख दिया 1, तो यहाँ पर ये 2 इंटू 1 सो 1 हो जाएगा और 3 में से ये हमारे 2 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, ये 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यदि बच्चों हम लोग दूसरे समीकरण से हल करें, ठीक है, तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से, तो हमारा यहाँ पर समीकरण 2 क्या है बच्चों, 2x प्लस के 3y बराबर के 5। और यदि बच्चों मैं इससे भी बच्चों में क्या लूँ, इससे भी बच्चों में यदि क्या लूँ, इससे मैं यदि x की वैल्यू निकालूं तो ये हमारा 2x इधर ही पर रह जाएगा और 5 माइनस के हो जाएंगे 3y और x इनके बटे में चले जाएगा, तो 5 माइनस के 3y बटा में हो जाएगा बच्चों 2। अब इसके लिए भी बच्चों एक बॉक्स बना लूँ, क्या बना लूँ, इसके लिए भी मैं एक बॉक्स बना लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर होगा बच्चों हमारा x का मान और यहाँ पर y का मान। अब यदि बच्चों इसमें भी मैं किसके मान रखूं, इसमें भी यदि मैं बच्चों में मान रखूं तो सबसे पहले मैं बच्चों रख दूंगा y का मान 1, क्या रख दूंगा y का मान 1, तो यहाँ पर y का मान रखूंगा 1, तो ये 3 हो जाएंगे और 5 में से 3 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे और 2 का भाग 2 में देंगे तो हमारे पास में x का मान 1 आ जाएगा। और यदि बच्चों मैं x y की जगह पर 2 रख दूं तो ये 3 दूनी 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 दूनी 6 और 6 में से 5 चले जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा और x का मान आ जाएगा माइनस के 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये x और y के मान मिल गए। अब यदि बच्चों हम लोग इनका एक ग्राफ निकालें, क्या निकालें, ग्राफ, तो यहाँ पर बच्चों मैंने, अरे सीधी खिंच जा भाई लान, ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है, ग्राफ, तो ग्राफ के लिए लान को सीधा होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि बच्चों में एक ग्राफ खींचू, क्या खींचू मैं, एक ग्राफ, तो यहाँ पर आय हाय हाय हाय, इसकी तो मैं कुछ नहीं कहूँ बच्चों, इस लाइन की आप लोग ना तो बच्चों अपने स्केल से खींचना है ना, ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं खींच रहा है। तो यदि बच्चों मैं इस लाइन को ऐसा सीधे निकालूं यूं और यहाँ पर मैं, हाँ हाँ, ये क्या हो रहा है बच्चों, किसी ने जादू कर दिया क्या, ये जादू नहीं है बच्चों, ये थोड़ा सा लाइन सीधी नहीं खींच रही है, अगली बार मैं कुछ जुगाड़ करके आऊंगा। तो यहाँ पर बच्चों ये मैंने इसकी ऐसी सीधी लाइन यहाँ से निकाल दी, ठीक है। अब यदि बच्चों ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा माइनस का x होता है और ये हमारा क्या होता है y, और ये हमारा माइनस का y, ये तो बच्चों आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब यदि बच्चों मैं कहूँ कि आप लोग ये जो बिंदु है वो दर्शाइए, तो यदि बच्चों आप लोग सबसे पहले समीकरण फर्स्ट के बिंदु दर्शाएं तो y पर 0, तो y पर 0 यहीं पर होगा। इसको चलो मैं कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यदि मैंने कहा कि समीकरण फर्स्ट का x का 0, y का 0, तो y का 0 यहाँ पर होगा और x का 3, तो x का 3 चला जाएगा ये 1 2, या ये हो जाएगा 1 और ये 2 और यहाँ पर ले लिया बच्चों मैंने क्या 3, तो ये तो ऐसा हो जाएगा, इस वाले को दर्शा रहा है, ठीक है। y का मान 3 और x का मान कितना, अरे y का मान 0 और x का मान 3। अब हमें दूसरा लेना है, x का मान कितना लेना है बच्चों, 1 और y का मान भी 1, तो x का मान 1 तो यहाँ पर ले लिया और y का मान 1 तो यहाँ पर, तो ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ इसका पॉइंट ये ऐसा होगा, ठीक है। अब यदि हम लोग बच्चों इन बिंदुओं से होकर के एक रेखा निकालें, तो इन बिंदुओं से होकर के रेखा कैसे निकलेगी बच्चों, इन बिंदुओं से होकर के रेखा निकलेगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो रेखा है बच्चों वो हम लोगों ने इससे निकाली, तो ये किसका समीकरण था, ये था बच्चों हमारा किसका, एक्स प्लस के 2 y और बराबर के 3, ये इस समीकरण की रेखा है। अब यदि बच्चों मैं इनको दर्शाऊं तो यहाँ पर देखिए, इनको दर्शाने के लिए x का मान 1 और y का मान 1, तो ये तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान और y का मान, तो एक पॉइंट तो यहीं पर आ जाएगा, और दूसरा है y का मान 2 और x का मान माइनस के, तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा 2 और सॉरी y का मान हो जाएगा इतना 2 और x का मान हो जाएगा माइनस के 1/2, तो ये माइनस का 1/2, ये 1 यहाँ तक हो गया और हाफ यहाँ तक। अब यदि बच्चों में इन एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है, अब यदि मैं इन बिंदुओं से मिलाती हुई ऐसी मैं एक रेखा खींचू बच्चों यहाँ पर, तो आप लोग देखेंगे कि ये इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पर x का मान 1 है और y का मान 1 है। तो यहाँ से बच्चों हमें मिल जाते हैं कि हमारे पास में x का मान भी 1 आ जाता है और y का मान भी 1 आ जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग ग्राफीय विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर बच्चों मैंने इन दो समीकरणों को आप लोगों को चारों की चारों मेथड से सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। तो अब आप लोग बच्चों अपने सिलेबस में देखेंगे कि कौन सी बच्चों आप लोगों की विधि है। यदि चारों विधि होंगी तो मैंने चारों विधियों से आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों डायरेक्ट मिलते हैं अपने सवालों में, और सवालों को करेंगे बच्चों हम लोग बेहतरीन तरीके से। तो आप लोगों ने बच्चों चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो अपने दोस्तों के साथ, और जो भी क्लास 10th में पढ़ते हो, अपने आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके कोई भी, ठीक है, भाई बंधु, है ना, तो सभी लोगों को आप लोग उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से समझ पाए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह पढ़ते रहिए और खुश रहिए।